सो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हाउ टू यूज द रिकॉर्डिंग ऑप्शन और किस तरह से किया था, फिर डेटा टाइप्स देखा था, फिर ये देखा था, फिर देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये देखा था कॉनकैटिनेट वाला भी देख लिया था, ऑपरेटर लाइक ऑपरेटर भी देख लिया था। ओके, चलिए अब आते हैं मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल्स आर बेसिकली आपके एक एरिया होता है, डेडिकेटेड एरिया, जहां पर हम कोड्स को लिखते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा जब भी हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो एक नया मॉड्यूल क्रिएट हो जाता है। तो मॉड्यूल का मतलब हो गया कि सिंपली एक शीट जिसमें हम कोडिंग को लिखते हैं। लेट अस सी। सो ये आपके वीबी एडिटर है, दिस वन। तो कोड लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आप अगर आप देखोगे, सो दिस इज शोइंग वीबीए प्रोजेक्ट बुक 1, राइट, क्योंकि बुक 1 है, एक ही फाइल खुला हुआ है और एक फाइल में एक ही शीट है। अगर मैं किसी और एक शीट को ऐड करता हूं तो यहां पर दिखेगा 2 शीट्स, 3 शीट्स ऐड करूंगा तो यहां पर दिखेगा 3 शीट, राइट। और एक और फाइल अगर ऐड करूंगा तो वीबी एडिटर में देखिए कैसा दिखता है, ये दिखता है बुक 1 एंड बुक। अब अगर हमें बुक 1 में कोडिंग करना है तो बुक 1 में हम कहीं पर भी राइट क्लिक करते हैं, किसी में भी बुक 1 में पूरे एरिया में कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू आएगा, यहां पर इंसर्ट आता है मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल क्या है, ये मॉड्यूल में हम कोडिंग करते हैं, सिंपल सा। इसी तरह से बुक 2 में अगर करना है तो कहीं पर भी करके इंसर्ट में जाके मॉड्यूल करते हैं, और ये है देखिए दिस वन। हम एक फाइल में मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब हो गया कि मल्टीपल शीट्स जहां पर हम कोडिंग करेंगे, तो ये इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या है, मॉड्यूल्स आर द कोड शीट्स दैट आर स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन। मतलब जिस एप्लीकेशन, जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं उस फाइल में हम मॉड्यूल ऐड करते हैं और उसी मॉड्यूल में हम कोड को लिखते हैं और वो कोड आपके आगे जाके रन होता है। ये क्लियर है? अभी के लिए ये क्लियर है, अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं, सिंपल सा बता रहा हूं कि मॉड्यूल अभी क्या करता है, कहां पर है। क्लियर? अब आता है आपके वेरिएबल्स। अभी हमने लास्ट सेशन में देखा था डेटा टाइप। हम लोगों ने मैथ्स में हम लोग जब मैथ्स करते थे क्लास 10th में या जूनियर क्लास में, तो नॉर्मली एक होता था लेट x इक्वल्स टू 5। कभी आप लोगों ने किया है ऐसे, लेट x इक्वल्स टू 5, लेट्स y इक्वल्स टू 10, किया है कभी? किया है ना? अब वही कंसेप्ट यहां पर भी आ गया, लेट x इक्वल्स टू 5। अब आप बताओ x क्या है? x को बोलते हैं वेरिएबल। लेट x इक्वल्स टू 5 का मतलब हो गया x वेरिएबल, और x में क्या स्टोर किया है हमने, बताइए x में क्या स्टोर किया है? लेट x इक्वल्स टू 5, तो x में क्या स्टोर है? 5 है। और 5 का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, इंटीजर है, लॉन्ग है, क्या है? सर स्ट्रिंग। सॉरी इंटीजर है ना। वही सेम कंसेप्ट यहां पर आता है जब हम कोड में वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, क्योंकि यूज करने के पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है। जब भी हम यूज करते हैं तो डिफाइन करने का तरीका पता है क्या? डिफाइन करने का तरीका आपका ये है, डिम वेरिएबल का नाम एज डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप? मतलब डिम x एज इंटीजर, डिम y एज लॉन्ग, डिम z एज स्ट्रिंग, डिम n एज इंटीजर, डिम m एज स्ट्रिंग, समथिंग लाइक दिस। तो ये तरीका है लिखने का। यहां पर डिम का मतलब क्या है बताइए? डिम का मतलब हो गया डिक्लेरेशन इन मॉड्यूल। डिम का मतलब क्या हो गया? डिक्लेरेशन मॉड्यूल। डिक्लेरेशन इन मॉड्यूल नहीं, बताइए क्या हो सकता है डिम का मतलब? सर डायमेंशन होता है सर। यस, डायमेंशन होता है, बट सुनने में अच्छा लग रहा था डिक्लेरेशन इन मॉड्यूल, बट ऐसा है नहीं। इसका आपका फुल फॉर्म है डायमेंशन। मतलब एक्स का जो डायमेंशन है वो है आपके नंबर या इंटीजर। अब जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं यही आपका मेथड होता है, फॉर्मेट होता है, बट कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल क्या है कि कोई भी वेरिएबल लेटर से होना चाहिए, एक्स वाई जेड ए बी सी, स्टार्ट लेटर से होना चाहिए। हम ऐसे भी कर सकते x1 x2 x3 x4 ऐसे भी कर सकते, बट कभी भी 1x नहीं कर सकते, 2x नहीं कर सकते, बिकॉज दे मस्ट बिगिन विथ ए लेटर। सेकेंड, they must contain only numbers, letters and underscore. कोई स्पेस अलाउड नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर।
दे मस्ट नॉट एक्सीड 40 कैरेक्टर्स। मतलब जो भी वेरिएबल का नाम हम डिसाइड करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो 40 कैरेक्टर्स का होना है, और ऐसे भी होगा ही नहीं, 2 या 3 कैरेक्टर्स का ही होगा। सो दिस इज अ रूल फॉर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। यहां तक क्लियर है? जब हम VBA में कोई चीज यूज करेंगे, देखिए VBA में ये तो क्लियर है कि हम प्रोग्राम लिखेंगे, कोडिंग करेंगे। जब हम कोडिंग करेंगे तो काफी सारे मैथमेटिकल चीज आएगा वहां पर, XYZ जो हमें यूज करना पड़ेगा। अब उसको यूज करने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने का तरीका ये है, जैसे मैथ्स में करते थे ना, मैथ्स में बाद में हम x = 5 लिखते थे, बट लेट x तो पहले ही कर देते थे, तो यहां पर भी वैसा ही है। डिम का मतलब डायमेंशन, ये स्टैंडर्ड है। जहां डाटा टाइप यूज करेंगे वहां पे डिम का यूज बिल्कुल होगा। आप समझ लो, डेटा टाइप के साथ डिम यूज होना ही है। जब बाकी डिम यूज नहीं होगा कहीं और नहीं, जब हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, जैसे डिम x एज इंटीजर, डिम x एज लॉन्ग, डिम x एज डबल, डिम y एज स्ट्रिंग, डिम x एज डेट, डिम y एज बुलियन, जब भी इस तरह का होगा तो डिम यूज होगा। अब समझ लीजिए प्रीफिक्स है, सिंपल सा प्रीफिक्स हमें डालना ही है, खत्म। अब इसको कैसे यूज करना, अभी तक तो हमने समझा कि वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका क्या है। अब जैसे एक्सेल में इक्वल टू का निशान लगाते हैं कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले, वैसे ये डिम है। बिल्कुल, ये डेटा टाइप डिफाइन करना डिम। अब नीचे जब हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद नीचे करेंगे x में 5 स्टोर करा दिया, या y में अगर हमने इंटीजर रखा है तो y में लिख दिया अमित, जो भी वो नीचे काम होगा, पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा डिम से। चलिए अब आते हैं, 2 तरीके का डिक्लेरेशन होता है, और ये ऊपर से जाएगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो मेरे भी ऊपर से ही किया था, तो आपके भी ऊपर से जाएगा, बट मैं जाने नहीं दूंगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं, तब ये आपको 2 चीज समझ में आएगा, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन और एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक बार प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं किस तरह से यूज करते हैं, छोटा सा बेसिक सा समझते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। तो मैं एक मॉड्यूल इंसर्ट करता हूं, राइट क्लिक करके मॉड्यूल, राइट क्लिक मैं इस एरिया में कहीं पर भी कर सकता हूं, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल में मैं लिखूंगा कोड। अभी कोड, आप लोगों का क्वेश्चन था कि सब से क्यों स्टार्ट होता है, सब से ही स्टार्ट होगा। सब का मतलब होता है सब रूटीन, जो हम आगे जाके समझेंगे, सब रूटीन को डिटेल्स में समझेंगे, बट अभी आप समझ लो कि सबसे हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि कोई भी कोड सबसे ही स्टार्ट हो। और नाम दे देता हूं मैं, कोई भी नाम दे देता हूं, लेट से दे देता हूं टेस्ट, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। एंटर जैसे ही करूंगा तो ऐसे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड सब खुद लिखा आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है ना। अब देखिए एक बार करते हैं, तो अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाला हूं कि ये इस विंडो को क्या बोलते हैं। इस विंडो को बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ये जो ऊपर में इस विंडो को बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इस विंडो को बोलते हैं प्रॉपर्टी विंडो, जिसका यूज बहुत कम होता है। और राइट साइड में हो गया कोड विंडो, कोड विंडो जिसमें हम कोड लिखते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गलती से आपने क्लोज कर दिया, गलती से क्लोज कर दिया, गलती से क्लोज कर दिया, लीजिए सारा काम खत्म। तो अभी हमें क्या करना है, व्यू में जाना है और लाना है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, आ गया। व्यू में जाना है, लाना है प्रॉपर्टीज विंडो, आ गया। व्यू में जाना है और लाना है, लेट से, अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो कोड सीट ऑटोमेटिकली आ जाएगा राइट साइड से। नाउ एक और विंडो होता है जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+G, और उसको बोलते हैं इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो, नीचे एक विंडो आता है। ये इमीडिएट विंडो नाम से क्या लग रहा होगा, क्या हो सकता है इमीडिएट विंडो? सर इट विल गिव रन टाइम सॉल्यूशन मेबी। इमीडिएट विंडो का मतलब आप ये समझ लो कि मैं यहां पर टेस्टिंग करूंगा, इमीडिएटली कुछ अगर चेक करना है, एक्चुअल रिजल्ट से पहले आपको कुछ देखना है, तो आप यहां देख सकते हो। जैसे, और इमीडिएट विंडो में अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, ये रूल है। इमीडिएट विंडो में कुछ भी लिखूंगा क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट। लेट्स से 5 + 6 एंटर करूंगा तो ये बताएगा 11, सिंपल। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं क्वेश्चन मार्क से। लेट्स से मैं कर देता हूं, एग्जांपल लेता हूं मैं, अमित, स्पेस दे देता हूं, एंड शर्मा। क्या आना चाहिए बताइए? अमित शर्मा। यस, सिंपल। तो ये आपका कोड विंडो, मतलब इसको इमीडिएट विंडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इमीडिएटली हम यहाँ पर रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, एक्चुअली इंप्लीमेंट करने से पहले। टेस्टिंग विंडो हम बोल सकते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए होता है।
नाउ अब मैं आता हूं ऊपर में, तो सब टेस्ट, ये नाम लिखते हो, नाम कुछ भी आप दे सकते हो। अब मैं यूज करता हूं डिम एक्स एज। अब जैसे एज करेंगे तो देखिए यहां पर इंटीजर आ रहा है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो इंटीजर। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये कैपिटल स्मॉल हो गया, तो खुद ही हो जाएगा। अब एक्स एज इंटीजर किया है और मैं करता हूं x इक्वल्स टू 8। यहां तक समझ में आ रहा है? अब मैंने अभी इमीडिएट विंडो के बारे में बताया था। अब इमीडिएट विंडो में अगर कोड से कुछ लिख के लाना है, अगर मान लीजिए कोड से कुछ टेस्टिंग करना है, डायरेक्ट यहां ना करके कोड का रिजल्ट ही यहां देखना है, तो आप कर सकते हो डिबग डॉट प्रिंट। ये स्टैंडर्ड कीवर्ड है इमीडिएट विंडो में भेजने के लिए। कर दूंगा x, तो बताइए रिजल्ट क्या आएगा? अगर मैं रन कराता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा? नीचे क्या दिखना चाहिए? 8 आ जाएगा दिखना चाहिए, बिल्कुल। एक बार रन कराते हैं तो रन कहां से कराते हैं, रन को भी हम डिटेल्स में आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि यहां पर एक रन का विंडो आ रहा है, रन। तो मैं कर्सर रख दूंगा इस विंडो में कहीं पर भी, मतलब इस कोड में कहीं पर भी कर्सर रख के रन कर दूंगा, तो देखिए नीचे 8 आया है। ये सर आपने जो बताया डिबग डॉट प्रिंट, हाँ, ये किसी भी होता है इमीडिएट रिजल्ट को दिखाने के लिए होता है। ओके सर। तो इमीडिएट विंडो में हम दो तरीके से रिजल्ट दिखा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहां लिख के क्वेश्चन मार्क से, या तो कोड के थ्रू लाने के लिए, उसके लिए डिबग डॉट प्रिंट स्टैंडर्ड है, ये लाइफ टाइम यही रहेगा। मान लीजिए आप अभी शीट में रिजल्ट नहीं दिखाना चाहते, आप चाहते हो शीट में जाने से पहले मैं एक बार देखना चाहता हूं ये क्या दिखा रहा है, तो आप डिबग डॉट प्रिंट पे दिखा सकते हो रिजल्ट को, पहले देख सकते हो अपने लिए। नाउ अब यहां पर एक चीज समझ में आ गया कि इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब देखिए ये डिम कर दिया, x कर दिया, एज इंटीजर कर दिया, सिंपल सा, x इक्वल्स टू 8। अब एक चीज बताओ, यहां पर हमने डिक्लेयर किया कि नहीं किया, यस या नो? ये डिक्लेयर किया सर। यहाँ पे क्या है ना, डिक्लेरेशन किस लाइन को बोलेंगे, किस यहां पर किस लाइन को डिक्लेरेशन बोलेंगे? डिम एक्स एज इंटीजर। यस, इस लाइन को बोलेंगे कि हमने डिक्लेयर किया, हमने अनाउंस कर दिया कि हम x में इंटीजर रखने वाले हैं। तो जब भी हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। ध्यान दीजिएगा, यूज करने से पहले अभी आप थ्योरी पे मत जाना, यहां पर अभी सिर्फ यही समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई चीज डिफाइन किया उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, और अगर हमने डिफाइन नहीं किया है, अब आप बताओ रिजल्ट क्या आएगा? अभी अगर रन कराऊंगा तो एरर आएगा या रिजल्ट आ जाएगा? आ जाएगा सर। एक्स के साथ आएगा, फिर ये एक्स आ जाएगा। देखिए आ गया, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है फिर डिफाइन करने का फायदा क्या है? एक फायदा ये सर कि वो स्पेस कम लेगा डेटा का। बिल्कुल, ये भी एक रीजन है, और अभी आगे जाके एक चीज दिक्कत होगा उससे बचाएगा वो, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अभी हमने दो तरीके का डिक्लेरेशन समझा, एक बिना डिफाइन किए हुए यूज करना या बिना डिक्लेयर किए हुए यूज करना, और एक हो गया डिक्लेयर करके यूज करना। जो डिक्लेयर करके यूज करना होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, एक्सप्लिसिट। और जो डिफाइन बिना किए हुए यूज करते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। अब दोनों में दिक्कतें क्या आएंगी उसको हम अभी समझेंगे प्रैक्टिकली। ये तो समझ में आ गया ना एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है? यस सर। एक्सप्लिसिट का मतलब हो गया कि डिफाइन करना, और इम्प्लिसिट का मतलब है कि डिफाइन नहीं करना, मतलब डिक्लेयर नहीं करना। डिक्लेयर या डिफाइन दोनों एक ही चीज है, नहीं करना और यूज करना। अब अभी के लिए आपके लिए दोनों ही बराबर हो गया क्योंकि काम तो दोनों में कर रहा है। अब मैं एक कोड लिखता हूं, डिम x1 एज, ये x1 हो गया, x1 ये एक काम करते हैं, यहां पर रुक जाइए, यहां पर कर देता हूं पहले, डिम x1 एज इंटीजर, यहां पर कर देता हूं x1 में मैंने स्टोर करा लिया है, और यहां पर भी मैंने x1 को दिखा दिया। नाउ अब मैं अगर यहां पर दिखाऊंगा तो बताइए क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा? अभी क्या रिजल्ट आना चाहिए सर? 8 आएगा। 8 ही आएगा, बिल्कुल। और 8 नहीं आ रहा है, और एरर भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोड गलत है, कोड में कोई गलती नहीं है, कोड सब कुछ ठीक है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई बता सकता है क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? कोड में गलती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ x की जगह x1 कर दिया और कुछ नहीं किया। और आपका सिंटेक्स गलत नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, कोड में कोई गड़बड़ नहीं किया हमने, कोई गलत लिखा नहीं है, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। अब मैं बताता हूं क्यों नहीं आ रहा है। अब इसको टोकने के लिए
आपने देखिए डिफाइन तो कर दिया, आपके हिसाब से ये कौन सा डिक्लेरेशन है बताइए, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक्सप्लिसिट है, बट क्या ये ठीक है कि नहीं वो भी तो कोई बोलने वाला चाहिए। तो एक कीवर्ड होता है जिसको लिखते हैं ऊपर में ऑप्शन एक्सप्लिसिट, मतलब मैंने बता दिया कि भैया एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन मैं यूज करने वाला हूं, अब रन करता हूं और ये पकड़ेगा कि आपने एक्सप्लिसिट तो किया बट गलती क्या किया मैं आपको दिखाता हूं। रन जैसे ही करूंगा तो ये बोलेगा कि भैया ये वेरिएबल तो है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं किया है। अब आप बोलोगे ये वेरिएबल तो हमने डिफाइन किया है, नहीं किया है, बिकॉज ये x1 है और गलती से मैंने जानबूझ के इसको xl किया है, 1 की जगह मैंने l लिखा हुआ है। अब मैं इसको 1 करता हूं, अब देखिए रन करता हूं, अब ये रन हो, बनी लग रहा है मुझे। तो अब समझ में आ गया ना ऑप्शन एक्सप्लिसिट को भी बेस्ट और या बेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टॉप में ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिखना पड़ेगा, सिंपल सा है। तो डिक्लेरेशन वही रहेगा। क्या बोल रहे हो आप? सर ये मल्टीपल टाइम्स 8 कैसे आ रहा है? वो तो मैं बार बार रन कर रहा हूं ना, जितने बार रन कराऊंगा उतने बार आएगा। ओके है ना? अब ध्यान दीजिएगा, डिक्लेरेशन वही है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अगर हमने डिफाइन किया है उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे और डिफाइन नहीं किया तो उसको इम्प्लिसिट बोलेंगे, बट एक्सप्लिसिट को भी पावरफुल और कौन करेगा, ये ऑप्शन करेगा जिसको बोलते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट। क्लियर है? समझ में आ गया कि डिफाइन करना क्यों जरूरी है और डिफाइन करके एक्सप्लिसिट करना क्यों जरूरी है। अब आप सोचो, ये तो चलिए 3 लाइन का कोड है, ऐसे अगर 1000 लाइन का कोड होता, पता नहीं कहां से क्या वेरिएबल आ रहा है, किस वैल्यू में कहां जा रहा है, अगर हमने स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं किया होता तो समझ में नहीं आता कहां पर क्या होना है। इसीलिए डिक्लेयर करना चाहिए और डिक्लेयर करने के पहले यह भी लिखना चाहिए कि भाई आप मुझे बताओ कि कहां पर गलत हूं मैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी वेरिएबल मैं यूज करूंगा नीचे, चाहे कुछ भी हो, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली तो सर एक्सेप्टिबिलिटी का मतलब तो यही है ना कि बेसिकली जहां पे मैं गलती करूंगा ये मुझे बताएगा कि आपने यहाँ पे गलती करी है। सिर्फ वेरिएबल के केस में, सब जगह नहीं, सिर्फ वेरिएबल के केस में बताएगा। मतलब जहां जहां वेरिएबल मैं डिफाइन करता जाऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल, जहां जहां वेरिएबल आपने यूज किया है और डिफाइन नहीं किया वो गलती पकड़ेगा, यूज किया और डिफाइन नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोड अच्छा बन जाएगा, ठीक हो जाएगा, गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो ये हो गया, हमने यहां पर देखा कैसे हम डिफाइन करते हैं और डिफाइन करने के प्लस और माइनस देखा, 2 चीज जिसको बोलते हैं ऑप्शन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन जो बाय डिफॉल्ट है, जिसको यूज हमें बहुत कम करना ही नहीं है, और एक है एक्सप्लिसिट की मतलब जो भी हम यूज करेंगे उसको डिफाइन करेंगे और डिफाइन कौन मुझे बताएगा कि करो, बताएगा ऑप्शन एक्सप्लिसिट। और ऑप्शन एक्सप्लिसिट एक ही बार लिखना है ऊपर में टैब के ऊपर, मतलब इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लाइन आ गया। देखिए ये हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लाइन आ गया। सो ये है आपके 2 तरीके का डिक्लेरेशन। दिस इज क्लियर। अब आते हैं इधर, अब आते हैं स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं एक्स वाई जेड, उसका लाइफ टाइम क्या है, कब तक वो यूज हो सकता है, कब तक उसमें वैल्यू डेटा स्टोर हो सकता है। ये समझते हैं कि एक्स एज इंटीजर कर दिया और एक्स में 5 स्टोर कर लिया, 5 कब तक रहेगा, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है उसका लाइफ टाइम या उसका स्कोप। तो एक बार प्रैक्टिकली समझते फिर थ्योरी खुद क्लियर हो जाए। चलिए अब मैं मॉड्यूल इंसर्ट करता हूं एक, अब मैं यहां पर करता हूं पहला कोड, तो सब फर्स्ट कोड ऐसे लिख देता हूं, सो डीम एक्स एज इंटीजर, एक्स इक्वल्स टू 5, डिबग डॉट प्रिंट एक्स। बताइए ये क्या रिजल्ट देगा यहां पर? 5 देगा सर। ठीक है 5 दे दिया। अब मैं और एक कोड लिख रहा हूं, नीचे जैसे ही एक और कोड लिखूंगा ना, सब सेकेंड कोड, तो ऑटोमेटिकली एक लाइन आ जाएगा और यहां पर मैं लिखता हूं लेट सपोज डिबग डॉट प्रिंट एक्स। अब आप बताओ इसको जब मैं रन कराऊंगा तो कितना क्या रिजल्ट आएगा? इसको मैं रन कराऊंगा 0। बताइए बाकी लोग, इन्होंने बताया 0, बाकी लोग बताइए क्या आने वाला है, क्या आना चाहिए? 5 या 0 या x या क्या? x। तो अब देखिए रन कराएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ना 0 ना कुछ, ब्लैंक वैल्यू दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि x कुछ है ही नहीं। x कब आएगा? अगर आप बोलो कि x आएगा, x इस केस x जब टेक्स्ट होगा तब आएगा ना, मैं तो एज ए वेरिएबल ले रहा हूं।
तो अब देखिए क्या गड़बड़ है, यहां पर तो debug डॉट प्रिंट एक्स में काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, बट इस केस में काम नहीं कर रहा, बिकॉज एक्स का जो लाइफ टाइम है, ये एक्स जो है उसको हमने इसके अंदर में डिफाइन किया, सिंपल सा इसके अंदर में डिफाइन किया था, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब हो गया कि एक सब रूटीन के अंदर आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हो और वो उसी जगह पे दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है, सिंपल सा सेम कोड में खत्म हो जाता है। मतलब एक्स का वैल्यू इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसी के अंदर है जो भी है। जब मैं इसके बाहर किसी और कोड से रन करता हूं तो काम खत्म हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो एक्स मेरा हो गया लोकल वेरिएबल। अब मैं चाहता हूं कि एक्स में अगर एक वैल्यू मैंने स्टोर करा दिया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब रन कराऊं तो वो वैल्यू मुझे रिटर्न करे। तो अब देखिए क्या करना है, इसे कर देना है ये। तो ये हो गया आपका एक्स, जो हो गया वो हो गया मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। अब देखिए क्या होगा, यहां पर अगर debug डॉट प्रिंट ना भी कराऊं तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक्स में मैंने 5 कर दिया, लेट्स से रन कर दिया। अब यहां पर क्या आएगा बताइए, रन करूंगा तो 5 आ गया ना, 5 बिल्कुल आ गया। तो अब देखिए यहां पर रन करा रहा हूं, 5 आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स को हमने डिफाइन कर दिया ऊपर में, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। पहला वाला था लोकल वेरिएबल, अब है मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। अब आप बताओ, एक्स में अगर मैंने 9 स्टोर करा दिया और मैंने इसको रन कराया तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आना चाहिए। 5 Yes. आएगा। और ये है गलत, 5 ही आ रहा है। देखिए 5 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सब रूटीन को जब तक आप चलाओगे नहीं तब तक उसमें वैल्यू स्टोर नहीं होता। ये चला नहीं है ना, 9 रख दिया है, बट जब तक रन नहीं करेंगे तब तक ये डेड कोड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं रन कराता हूं तब इसमें 9 स्टोर होता है, उसके बाद फिर मैं सारा चीज कर सकता हूं। अब अगर मैं इसमें कर देता हूं 20, तो अभी 9 ही आएगा ये, बट जब मैं इसमें रन करा दूंगा तो ये आएगा ये। मतलब ये समझ में आ गया कि हम किसी भी वेरिएबल को पब्लिक वेरिएबल या उसको मॉड्यूल लेवल वेरिएबल बना सकते हैं, और कोई भी सब रूटीन को जब तक हम हथौड़ा ना मारे, जब तक हम रन ना कराएं, तब तक उसका कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? यहां पर 2 तरीके का वेरिएबल, एक को बोलते हैं लोकल वेरिएबल, एक को बोलते हैं मॉड्यूल लेवल वेरिएबल। दिस इज क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी और मॉड्यूल में रन कराना चाहता हूं, सेम चीज मैं चाहता हूं, यहां पर मैंने वैल्यू को रखा और मैं वहां रन कराऊंगा और वहां पर भी सेम आना चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी आपका लोकल वेरिएबल नहीं, ये आपका मॉड्यूल लेवल वेरिएबल है। अब मुझे क्या करना है, ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, जिसको बोलते हैं पब्लिक। लेट अस सी, एक काम करते हैं, इस कोड को एक बार नोटपैड में रखते हैं और मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं। मैं फ्रेश वे में फिर दिखाता हूं कि क्या करना चाह रहे हैं। लेट अस सी। अब देखिए 2 मॉड्यूल इंसर्ट करूंगा मैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में हमने ये कोड रख दिया। अब ऊपर में एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे पब्लिक एक्स एज इंटीजर। तो डिम यूज नहीं करेंगे, अब करेंगे पब्लिक यूज। अब मॉड्यूल 2 में आते हैं, ये मॉड्यूल 1 में हो गया। कोई नहीं, एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं mod 1 और ये कर देता हूं मैं mod 2। यहां से नाम चेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी विंडो से। अब mod 1 में हमने ये रखा, mod 2 में जाता हूं और करता हूं सब थर्ड कोड debug डॉट प्रिंट एक्स। अब आप बताइए, अब मैं इसको करता हूं x इक्वल्स टू 20, तो अब मैं यहां जाऊंगा तो क्या होगा, क्या वैल्यू आएगा? 20 आ गया ना 20। तो इसको बोलते हैं पब्लिक वेरिएबल। अगर मैं यहां पर कर देता हूं 22, यहां पर क्या आएगा बताइए? अब क्या आएगा? 20। यस, जब तक मैं इसको रन ना कराऊं तब तक काम वही रहेगा। अब इसको मैं करता हूं, सो इस वेरिएबल को बोलते हैं पब्लिक वेरिएबल, जो पूरे फाइल में चलेगा कहीं पर भी। तो Now,
called global variable. अब मैं बता देता हूं। अब फोर्थ आता है ग्लोबल। इसका मतलब क्या है बताइए? ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि कोई वेरिएबल अगर हमने दिल्ली में डिफाइन किया तो वो बैंगलोर में भी चल जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. It can be called from anywhere. अच्छा, अब मैं बता देता हूं कि ग्लोबल और पब्लिक दोनों सेम है। वीबी, पहले वीबी था तो वीबी में ग्लोबल यूज होता था, तो वीबी के सारे चीज आ गए इधर तो ग्लोबल यूज हो गया। और वीबीए में पब्लिक होता है, वीबीए का अपना टर्म है पब्लिक, और दोनों ही यूज होता है। ग्लोबल आपके पुराने टाइम का है, पब्लिक आपका नया जमाने का है। दोनों का काम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। पब्लिक आपका न्यू टर्म है, ग्लोबल आपके पुराना टर्म है, काम दोनों का सेम है। तो यहां पर हमने जो वेरिएबल किया है, अब देखिए लोकल वेरिएबल, मॉड्यूल लेवल वेरिएबल, ग्लोबल या पब्लिक वेरिएबल, सिंपल। क्लियर है? चलिए नाउ अब आते हैं इधर नेक्स्ट पे, विच इज दिस वन, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ये बहुत यूज होना है, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। कोई बता सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लाइक ए थिंग, किसी भी चीज का। जैसे जैसे अगर हो गया, जैसे पेन हो गया, ऐसे ही कुछ क्या? नहीं सर, जैसे अब अगर प्रोग्रामिंग टर्म में बोलूं, जैसे क्लास है तो चेयर्स ऑब्जेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, तो अगर मैं एक्सेल के टर्म में पूछूं तो? सर इसमें भी मतलब जैसे रेंज ऑब्जेक्ट हो गया, वो डिफाइन करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो बताया था हमने, बताइए। ऑब्जेक्ट बताया था मैंने एक्सेल का। सेल तो फंक्शंस वगैरह जो आप यूज करते हैं, ये बताया था ना, रेंज, वर्कबुक, वर्कशीट, ये बताया था ना, या नहीं? याद नहीं है? बताया था। लास्ट क्लास में तो बताया था। ठीक है, अब देखिए क्या है इसको। अब यहां पर हम करते हैं वेरिएबल। एक तो समझ लिया कि हमने ऑब्जेक्ट क्या है। अब ऑब्जेक्ट के अलावा अब हम समझते हैं वेरिएबल। वेरिएबल भी समझ लिया। वेरिएबल कब यूज करते हैं बताइए? वेरिएबल यूज कब किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए सर। बट किस टाइम? मतलब डेटा स्टोर हम कब करेंगे, क्यों करेंगे? वेरिएबल हमें क्यों यूज करना होता है? जब हम एक ही चीज को बार बार यूज करते हैं तभी तो वेरिएबल की जरूरत है ना। अगर मान लीजिए एक बार मुझे 5 स्टोर कराना तो वेरिएबल की जरूरत नहीं है। अगर मुझे नीचे हर जगह उसको यूज करना तभी तो वेरिएबल यूज करूंगे हम। वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक ही चीज को बार बार यूज करना है। तो बार बार मैं 5 यूज ना करके x यूज करूंगा और x को एक बार डिफाइन कर दूंगा। कल के दिन अगर 6 होगा तो बार बार 6 करने की जरूरत नहीं, एक बार 6 चेंज कर दूंगा तो हर जगह वो 6 रिफ्लेक्ट करेगा। यही तो है ना कि रीयूज करने के लिए हम वेरिएबल को यूज करते हैं। अब यहां पर आते हैं दो चीज, एक तो हो गया ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया वेरिएबल। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बार बार यूज करेंगे तो उसके लिए हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। सेम एग्जांपल आपको लास्ट क्लास में याद होगा, हेलो लिखा था, कलर किया था, तो एक बार मैं बताता हूं उसी को। यस सर, आपने बताया था। बिल्कुल उसी को बताते इस एग्जांपल के साथ। तो हमने क्या किया था देखिए, अगर रेंज A1 में मैं करना चाहूंगा सब विदाउट ऑब्जेक्ट वेरिएबल, नाम ऐसे दे सकते हैं। सो रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू हेलो, ये पहला कोड था। फिर रेंज A1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल्स टू VB, लेट से येलो। रेंज A1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल्स टू ट्रू। ये है। अब यहां पर मान लीजिए ये कोड को जैसे मैंने चलाया, लेट से रन कराया इस कोड,
अब देखिए क्या होगा, रन करा दिया तो यहाँ पर ये चीज आ गया, हेलो, सब कुछ आ गया। अब बताओ यही चीज अगर मुझे B5 में करना है तो मुझे कहां कहां चेंजेस करना पड़ेगा? तीनों कोड में चेंजेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। करना पड़ेगा। तो ये हो गया विदाउट ऑब्जेक्ट वेरिएबल। इसका काफी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, बार बार अगर एक ही चीज को चेंज करना तो हर में जाके चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट कोड, सब विथ ऑब्जेक्ट वेरिएबल। अब क्या करेंगे, डिम एक्स एज, बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट है? यहां पर हम किस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं? वर्कबुक, वर्कशीट, रेंज, किसको कर रहे हैं? वर्कशीट में सर रेंज, जहाँ पे रेंज को कर रहे हैं ना, रेंज को कर रहे हैं ना बार बार, जी। तो रेंज। सो एक्स को हमने रेंज मान लिया। और जब भी हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज करते हैं उस केस में सेट यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंडेटरी है। जब भी हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज करेंगे तो सेट एक्स इक्वल टू रेंज A1। हमने रेंज A1 मान लिया एक्स को। अब यहां पर क्या करूंगा बताइए, क्या करना चाहिए? अब जब भी मैं इस पे क्या करूंगा, रेंज A1 देगा, क्या लिखूंगा? एक्स लिखना चाहिए तो। यस, एक्स। अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक्स को हमने रेंज माना है ना, तो एक्स डॉट करूंगा ना, जो रेंज A1 में आ रहा था डॉट करने के बाद, वही एक्स डॉट करूंगा तो ये सारा चीज आएगा, क्योंकि एक्स अब एक रेंज है। तो ये फायदा होता है। अब देखिए ये फास्ट भी काम करता है। ये जो आपका टेक्निक है ना अभी जो हमने किया है, ये कंपैटिबली उससे फास्ट काम करता है। यहां पर क्या होता है, हर बार वो रेंज A1 को एलोकेट करता है मेमोरी में। यहां पर एक बार कर लिया और तीनों काम कर दिया एक साथ। अब देखिए क्या है, रन, डन, सेम काम किया। कल के दिन मुझे अगर B5 में करना है तो मैं सिर्फ यहां पर B5 करूंगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह वो B5 एलोकेट हो जाएगा। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल, कि जब हम एक ही चीज, एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करेंगे तो उसको वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे। मैंडेटरी नहीं है, काम तो पहले भी होता था, बट इससे बेटर होगा। दोस्तों ये इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल। चलिए परफेक्ट। कांस्टेंट, कांस्टेंट हमने पहले देखा था वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चेंज होता रहता है, चेंज हो सकता है। कांस्टेंट वो है जो रेयरली चेंज होगा, अगर चेंज भी होगा तो रेयरली चेंज होगा, या तो चेंज होगा ही नहीं, जैसे आपके कंपनी का नाम, या तो पाई का वैल्यू, कुछ ऐसे चीज जो हम बार बार यूज करते हैं तो उसको हम कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं। अब तो कॉन्स्ट मान लीजिए, कॉन्स्ट को कांस्टेंट को कॉन्स्ट से लिखते हैं। कॉन्स्ट टी रेट मान लीजिए, टैक्स रेट इक्वल्स टू 18, ऐसे मान लीजिए कर दिया। ये मैंने ऊपर में डिफाइन कर दिया। अब मैं करूंगा सब टेस्ट। अब डिबग डॉट प्रिंट टी रेट। सो क्या आना चाहिए बताइए, क्या आना चाहिए सर 18 आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, 18 आना चाहिए। अब इसका वैल्यू मैंने कर दिया 20, तो क्या आना चाहिए? पहले सर कोड चलाएंगे तो 20 आएगा, अदरवाइज 18 आएगा। नहीं, ये फायदा होता है कांस्टेंट में। सब रूटीन में जो वेरिएबल डिफाइन करते उसको रन करना पड़ता है, यहां पर रन का कोई सिस्टम नहीं, कांस्टेंट का जो वैल्यू वही दिखेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, सब टेस्ट 2 कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं टेस्ट 1। बताइए क्या आएगा, 20 आएगा? जी सर। बिल्कुल। सो ये हो गया आपका लोकल, मतलब मॉड्यूल लेवल कांस्टेंट। अब अगर मेरे पास कोई और मॉड्यूल है और उसमें मुझे यूज करना है, बताइए क्या आएगा यहां पर? इधर आपके जो थे वो थे 20, यहां पर क्या आएगा, क्या आना चाहिए? 20 20 आना यहाँ चाहिए। कुछ हमने कुछ वेरिएबल दिया ही नहीं ना इसको।
ये Variable- मॉड्यूल लेवल कांस्टेंट है। अगर इसको पब्लिक बनाना है तो पब्लिक लिख दीजिए, लास्ट में पहले पब्लिक लिख दीजिए, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो अब देखिए क्या है, अब यहां पर हो जाएगा आपके 20। सिंपल। अगर मैंने यहां पर 21 कर दिया ना, तो इस फाइल में जहां जहां आपके टी रेट यूज हो रहा है हर जगह आपको 21 ही यूज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट।